लागा लागा झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंचे। आरजेडी से समझौता हो गया। आरजेडी के यहाँ आवेदन देने नहीं गए थे। आरजेडी मेरे यहाँ जेल पर आई थी। आनंद मोहन ठसक से स्वाभिमान के साथ राजनीति किया। जो लोग भी किए हैं मेरे खिलाफ, समय समय पर चिल्को मचाए हैं, वक्त गवाह है, वो सभी लोग हमसे समझौता किए। इसलिए आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के कोई कॉर्नर कर देगा। जब कल को नरेंद्र मोदी जी, बड़ी बेबाकी से हम कहना चाहते हैं, आतंक की महबूबा के साथ कश्मीर में बैठ के सरकार बना लेते हैं, ये सवाल नहीं उठता। जब लालू जी और नीतीश जी साथ बैठ जाते हैं, सवाल नहीं उठता। पर घटनाएं घटी माओ के साथ, बहनों के साथ, थूक से टीके मिटाए गए, घरों से लड़कियां उठा करके बाजार में नंगी नचाई गई, हॉस्टलों में रख करके हफ्ता भर रेप किया गया। नीतीश कुमार बेदाग हैं। क्या हम आनंद मोहन जी को इस बार चुनाव लड़ता हुआ देखेंगे? जी नहीं, अगले 5 साल तक नीतीश कुमार की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com और आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो हमेशा सवर्णों की आवाज़ रहा है। 90 का वो दशक जब मंडल पॉलिटिक्स के मसीहा लालू यादव थे और सवर्ण जो है वो अपने आप को निगलेक्टेड फील कर रहे थे। उस समय जो एक आवाज़ बन के उभरे, सवर्णों के साथ आए, वो आज हमारे साथ हैं, जिन पे कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति अभी भी उनके साथ खड़ी है। उनके बिना कुछ भी इधर उधर होता हुआ नज़र नहीं आता। काफ़ी फेरबदल हो चुका है, 30 साल इन सारी बातों को बीत चुके हैं और पुराना खेमा जा रहा है, धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा है, नया खेमा आ रहा है। ऐसे में जब ये बदला हुआ समय है, उसमें उनसे बात करते हैं कि वो इस पूरे राजनीतिक सफ़र को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बड़ा आपने राजनीतिक करियर देखा है, बहुत सारे आरोप आप पर लगते रहे, आज भी बिहार की राजनीति में आप अहम किरदार हैं। आप अपने पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आरोपों का सवाल है जी, यहाँ आरोपों से वंचित कौन इस देश में रहा। एक बहुत पुराना गीत है, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो बदनामी, आरोपों, लांछनों से लोगों को सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और संघर्षों से विमुख नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करेगा जीवन में सफलता उसी को हासिल होगी। घबरा करके पीठ दिखाने वाले कभी कामयाब नहीं होते, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मुसीबतें उनको डराती हैं जो मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखता। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये सब कोई बात नहीं। तो आपको लग रहा है कि एनडीए जो है चुनाव तक, जिस तरह से महागठबंधन अपने आप को एकदम मजबूत दिखा रहा है, एनडीए के लिए वो खतरा होगा या एनडीए भी चुनाव आने तक सीट बंटवारे को लेके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई बिहारवासी जो आज जिंदा है और 90 से लेके 2005 के उस दौर को, अंधेरे युग को देखा है, भोगा है, वो कोई भी महागठबंधन की सरकार पर मुहर नहीं लगाएगा। जब डिप्टी सीएम थे चंद वर्षों के लिए, तो पटना का जो नज़ारा था, 100 से ज़्यादा प्लॉट कब्जा कर लिया लोगों ने, आरजेडी वालों ने 500 करोड़ से ज़्यादा वसूल लिए। आज वो व्यक्ति जेल में है, इच्छा मृत्यु मांग रहा है। तो ये सब उस दौर में लौटना, उसका ट्रेलर था जब डिप्टी सीएम थे। इसलिए कोई, आप पटना में जाके घर घर सर्वे, अब दूर मत जाइए, पटना में सर्वे करवा लीजिए, कोई उस दौर में लौटना नहीं चाहता है। ये एनडीए की मजबूती का सबसे बड़ा
कारण है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों से बिहार में मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहा है, जो जिसने नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली पे सवालिया निशान उठा दिया, उस पे आपका क्या कहना है कि क्या ये मैं सोची एक बात समझी? देखो, कोई मर्डर को नहीं रोक सकता। हम्म, हम्म, इंदिरा जी की मौत को कोई रोक पाया? राजीव जी की जी। मौत को कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। सवाल है कि मौत के बाद क्या होता है, सरकार की नीयत क्या है, और ये चुनाव के वक्त ये क्यों हो रहा है। किसी ने कहा कि सरहद पर तनाव है, क्या मुल्क में चुनाव है? तो ये सारा कुछ जब 3 महीना हुआ है तो ये अपराध की अकस्मात घटनाएं बढ़ चली है। इसके पीछे भी राज है। कुछ लोग चाहते हैं अस्थिर करना, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कानून व्यवस्था। आप नीतीश कुमार पर एक सुशासन का ठप्पा हमने नहीं दिया, मीडिया ने दिया, विश्वास वहाँ की जनता ने की है। और आप चले जाइए 12 बजे रात में, महिलाएं स्टेशन पर उतरती हैं, कॉल करती हैं, गाड़ी आती है, बसों में बैठती है, बेतिया बगा जाती है, पटना से किशनगंज कटिहार जाती है लोग। आप चले जाइए मेरिन ड्राइव पटना का, उसमें 1 बजे रात तक महिलाएं और बच्चे घूमते नजर आएंगे। आप वहां से कानून व्यवस्था देखिए। इक्का दुक्का जो घटनाएं घट रही, वो घट नहीं रही है, प्रायोजित घटाई जा रही है। और ये साबित हो जाएगा, और साबित हुआ है। वो जो पटना शहर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, पटना शहर में एक व्यवसायी की हत्या हुई, जी। आप जाके पता कीजिए मारने वाले कौन थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, उसको पिस्टल देने वाले कौन थे। ऐसे सुपारी किलर को पिस्टल देने वाले कौन थे, किसके कार्यकर्ता थे। आप इस तथ्य में जाइए, मैं आपको चुनौती देता, जाइए आप जाके पता कीजिए कि कहाँ से हो रहा है, वो भी सर्वविदित है। जैसे जैसे लोग कर रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं स्वयं के जाल में। तो आपको क्या लग रहा है, चुनाव से पहले ये सारा खुलासा आ जाएगा सामने? आ चुका है। हम्म, 2-3 घटनाएं जो पटना के अंदर घटी है, वो तो खुल चुका है, हम्म, वो तो सामने आ गया। हम्म, आप लोग इसको उजागर कीजिए। हम्म, ये जो आप वहाँ से देखते हैं कि भाई ऐसे पटना में घटना घट गई, उसके पहले जो 2-3 घटनाएं घटी, वो कौन करवाने वाले थे, इसको उठाइए, वो साबित हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब एक आया वोटर में कुत्ता देवी, कुत्ता से क्या क्या हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल। कौन थे? और जब दबिश पड़ा तो कहा आरजेडी के लोगों ने हमसे करवाया, इसको मजाक बनाने के लिए। ये भी तो खुल चुका है, उठाया आरजेडी के लोगों ने। अब कुत्ते भी वोटर लिस्ट में आ रहे हैं। उठाया तो बड़ी मजेदार ढंग से, चटकारा ले लेके बोला, और साबित हुआ करने वाले जो कर्मचारी थे, वोट बनाने वाले, उसने स्वीकारा कि आरजेडी ने दबाव देके हमसे करवाया। तो ये बातें तो नहीं आई। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठ रहा है एसआईआर पर, और चुनाव आयोग को लेके वो इतना बड़ा पर्चा लेके गए, 65 लाख वोटरों के नाम कटने से एक पक्ष बहुत घबराया हुआ है, और उनका कहना है कि भाई ये सोची समझी साजिश है। आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या इसका एनडीए पे इफेक्ट पड़ेगा या चुनाव में? कहता हूँ जी। कि हमको लगा था कि राहुल जी पप्पू वाले इमेज से बाहर आएंगे और एक गंभीर राजनेता की भूमिका में वो आएंगे। उनकी बातों को गंभीरता से लोग सुनने लगे थे, भारत जोड़ो आंदोलन के बाद से। हाँ, वो जो यात्रा के बाद जी से जी। सुनने लगे थे। लेकिन अब कल को मेरा वोट चोरी हो गया, जैकेट पहना के जिस तरह से लाया गया, तो उसको तो जब इतनी देर तक कार्यक्रम चला,
तो आधे घंटे कार्यक्रम को और खींचना चाहिए और बताना चाहिए कि वो शख्स जैकेट पहनने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस गांव से है, किस मोहल्ले से है। अब मेरे कहने के बाद हो सकता है 2-4 ठो ऐसे लोग को भी लाएंगे ना, लेकिन उस दिन जैकेट पहना के कुछ बुजुर्गों को, ग्रामीण लोगों को जो दिखे कि वो गरीब है, ग्रामीण है, देहाती है, ऐसे लोगों को लाया। ये क्यों नहीं बताया कि ये रहने वाले, इनका नाम क्या है, इनका पिता का नाम क्या है, ये किस गांव के हैं, ये इनका वोटर लिस्ट का में नाम कैसे छटा। एक दो के मुंह से कहानी भी तो सबूत के साथ आनी चाहिए कि जैकेट पहना के मेरा वोट चोरी हो गया। ये जो हल्कापन है संपूर्ण इस गंभीरता को खा गया, यात्रा की गंभीरता को हवा नहीं। एसआईआर के मुद्दे पे हम वापस लौटते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 महीने पहले या 5 महीने पहले चुनाव से ये अभियान चलाया, इससे क्या एनडीए को फर्क पड़ेगा कि 65 लाख वोट बहुत बड़ा एक नंबर है, उससे आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा कहीं सीमांचल वाला पूरा एरिया? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि सीमांचल चले जाइए, खोजी पत्रकार बन के जी सीमांचल में जाइए। एक व्यक्ति ननिहाल में है, एक ही व्यक्ति अपने गांव में है, एक ही व्यक्ति अपने ससुराल में है, एक ही व्यक्ति वो दिल्ली में भी है वोटर, जरूरत पड़ी तो पटना में भी है, और अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ भी है। तो अगर एक व्यक्ति इतने वोटर हैं तो आप किसको रोक रहे हैं? आप रोक रहे हैं जो उम्मीदवार बनेगा। रोक तो उसको लगी है कि उम्मीदवार जो बनेगा, अगर ऐसा है वो तो दीवार हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, उनका जो मेमोरी है वो समाप्त हो जाएगा अगर डबल जगह है। लेकिन आम लोग तो नहीं है, तो इसका लाभ दिल्ली में भी उठाओ, किशनगंज में भी उठाओ, कटिहार में भी उठाओ और गांव में भी उठाओ, तो सहरसा में भी उठाओ। तो ये जो है ये क्या जायज है? और अगर इस पर कोई एक मतदाता पूरे देश में अगर एक ही जगह वोटर है, इसमें हर्ज क्या है? इस पर चिल्पों क्यों है? भारत का संविधान कहता है कि वो ही व्यक्ति एमएलए एमपी से लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। तो आप क्या चाहते हैं, भारत के बाहर का व्यक्ति यहाँ का नागरिक हो? ये हिंदुस्तान में ही बर्दाश्त किया जा सकता है पूरी। और आप बंगाल जीत जाइए तो वहां मत उठाइए, आप कर्नाटक जीत जाइए तो सब ठीक है, जहां आप हार जाइए वहां सब गड़बड़ है। नीतीश जी के साथ आप महागठबंधन बना के बिहार में जीत जाइए तो जायज है। अब चुनाव है और नीतीश जी अलग हैं तो चिल्पो है। तो ये दोनों ही बातें एक साथ नहीं चल सकती है। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लालू यादव के परिवार में उस समय, आप लालू यादव एरा में आप अकेले सवर्णों की आवाज़ थे। आपने मतलब 30 साल इस चीज़ को बीत गए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। आपको क्या लगता है कि ये जो नया एक युग आ रहा है बिहार के लिए, वो कितना बड़ा बदलाव लेके आएगा? सबसे पहले मेरे बारे में जो कुछ कन्फ्यूजन है जी, उसको दूर कर लीजिए। जी, मैं राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, जी, स्वतंत्रता के आंदोलन में, जिसके डिक्शनरी में हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं नहीं होता है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो सोशलिस्टों की ट्रेनिंग है। तो हम गांधीवादी समाजवादी हमारे परिवार के लोग थे, हम लोग खांटी सोशलिस्ट गुरुजी के से ट्रेंड हुए, परमेश्वर कुमार और बाद में चंद्रशेखर जी और जेपी। हम सौभाग्यशाली हैं कि जयप्रकाश नारायण के हाथों हमने राजनीति का ककाड़ा पढ़ा, इसलिए हम लोग किसी से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कहा था डरो मत, जयप्रकाश जिंदा है, तो हम लोग डरते उठते नहीं। चलिए,
अब जातियों, हमने कभी अन्याय को जातियों में नहीं बांटा। अन्याय अगर सत्ता के द्वारा हुआ, और उस समय सरकार थी लालू जी की, तो लोगों ने कहा कि सवर्णों की आवाज़ बनकर आनंद मोहन उभरे। हम जो वहाँ पर घटनाएं घटी, माँओं के साथ, बहनों के साथ, खेत खलिहान लूटे, थूक से टीके मिटाए गए, जाति पूछ के जनेऊ काटे गए, बसों से खींचकर नाम पूछ करके लोगों को अपमानित किया गया, पीटा गया, घरों से लड़कियां उठा करके बाजार में नंगी नचाई गई, हॉस्टलों में रख करके हफ्ता भर रेप किया गया। हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तब हम ये नहीं देख रहे थे कि सवर्ण कौन है। ये देश है जिसका मिजाज, जब द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश होती है तो इस देश में महाभारत हो जाता है। जब सीता के अपहरण की कोशिश होती है तो रामायण की रचना हो जाती है। ये वो देश है, बड़ी संवेदनशील देश है, खास करके नारी के प्रति, उसके अपमान के प्रति। तो जो कुछ हुआ वहाँ हम खड़े हुए थे। और ठीक है, लोगों को शूट किया, तो जो लोग सवर्णों के नेता कह करके हमको बुलाए, वही सवर्ण मीडिया, जब मैं निकला तो मैं बाहुबली और क्या 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 क्या, अभी तो झेले हम, अभी तो निकलने के बाद झेले, वो कहाँ चला गया फिर? तब हम सवर्ण के नेता क्यों नहीं थे? तब हम उन लोगों के जो आज पत्रकारिता में हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत के लिए अपने साथियों को गंवाए, जेल की सलाखों में गए, तो क्यों नहीं याद रहा? ये याद रही किसी को? तब तो लोग सीधा हो। क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी कि सजा में एक रूपता लाओ, न्याय में एक रूपता लाओ, विसंगति खत्म करो। संविधान, भारतीय संविधान की मूल आत्मा है कि अगर चपरासी मरेगा तब, और जब राष्ट्रपति मरेगा तब सजा दो ढंग के नहीं होंगे, एक ही तरह के होंगे। ये भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहती है। बिहार में क्या हो रहा था? आईएएस मरेंगे ऑन ड्यूटी, उसमें भी ऑन ड्यूटी, आईएएस मारे जाएंगे तो उसको सजा जो मिलेगी वो आजीवन, और चपरासी मरेंगे तो सजा 14 साल में आप काट के निकल जाइए। आपको परिहार उसको कहते हैं, परिहार आपको नहीं मिलेगा। परिहार नहीं मिलेगा तो 20 साल रहेंगे, ये नहीं कि आजीवन रहेंगे, 20 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को छोड़ा, 3 जजमेंट इसके खिलाफ दिया। हाई कोर्ट पटना ने 2 जजमेंट दिया, और उसके बाद वहाँ से फटकार पड़ी सरकारों को, तमाम देश के सरकारों को, जिसमें बिहार भी है, कि सजा में एक रूपता लाओ। उसी को पेस्ट करके, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को पेस्ट करके, और नीतीश कुमार जी ने हमको छोड़ा। चिल्पो मचा कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को छोड़ दिया। हमें आने वाली थी इस पे कि हाँ, कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। आप कम से कम मगज पच्ची तो कीजिए, खोजिए तो कि क्या हुआ था। वो तो खैर बनाइए, हम कोर्ट नहीं गए। अगर 2-4 को हम घसीट दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप चिल्पो मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन हम उस परिवार से हैं जो लोकतंत्र के, आज़ादी और लोकतंत्र के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश में। मैं व्यक्तिगत उस जमात से हूं जो इमरजेंसी का अखबार नवीस रहा, इमरजेंसी का पत्रकार रहा, और हमारी पत्रिका पर बैन लगे, हमारे हॉकर्स पकड़े गए, और पहली बार आनंद मोहन अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल पर जेल गए। चिल्पो मचाने वाले कितने, कहाँ क्या है मैं नहीं जानता,
लेकिन आनंद मोहन पहली बार इमरजेंसी में जेल गए थे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का पहरुआ बन के जेल गए थे। तो चलिए सब बातें चलती रहती, अच्छा ये बताइए कि इसको लेके मन में कोई कटुता नहीं है हम्म, और ना हम लोग कोई रिवेंज की बात करते हैं कभी। हाँ। जेल से जब आप बाहर आए, मतलब एक तो आपके शब्द आपके साथ जोड़ दिया गया बाहुबली, उसके बाद ये जो टैग लगाया गया तो उससे आपकी राजनीति पे कोई फर्क पड़ा? आपकी कोई फर्क नहीं फैमिली पड़ा। फैमिली फर्क यही लाइफ पड़ा में? कि लवली आनंद सब कुछ के चिल्पों के बाद हाँ हाँ लवली आनंद सदन में है। फर्क यही पड़ा कि हम जेल में थे और मेरा बेटा एमएलए चुना गया। लेकिन वहां पे आपने आरजेडी से वो चुनाव लड़के पहुंचे और उसके क्यों बाद नहीं? एनडीए को अगर अभी हमारी जरूरत नहीं होगी तो हम बंधुआ मजदूर हैं क्या? स्वाभिमान को ताक पर रख करके करेंगे। एनडीए को बनाने में, बिहार में एनडीए के निर्माण में आनंद मोहन की अव्वल भूमिका है। चाहे रामविलास जी हों, शरद यादव हों, चाहे जॉर्ज और नीतीश जी हों, जिंदा है। शिवानंद तिवारी, वीर सिंह पटेल, सभी के सभी, ललन सिंह जी। जब मैं आडवाणी जी, मैं इनसे मिल के गया था इनकी वकालत करने, और जब तक आडवाणी जी से मिल के लौटे नहीं किसी के चेहरे पर खुशी भी नहीं थी। तो एनडीए के निर्माण में मैं था। और जब फसल काटने की बारी आएगी और आप आनंद मोहन को खलिहान से आउट कर दीजिए, तो हम नहीं थे, हमारे परिवार के लोग ठेकेदारी लिए हुए हैं क्या? आरजेडी से समझौता हो गया। आरजेडी के यहाँ आवेदन देने नहीं गए थे। आरजेडी मेरे यहाँ जेल पर आई थी, जाके पूछिए। आनंद मोहन ठसक से स्वाभिमान के साथ राजनीति किया। जो लोग भी किए हैं मेरे खिलाफ, समय समय पर चिल्पो मचाए हैं, वक्त गवाह है, वो सभी लोग हमसे समझौता किए टाइम टू टाइम बिहार की राजनीति में। इसलिए आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के कोई कॉर्नर कर देगा। जब तक सांस चल रही है बिहार की राजनीति का अपरिहार्य अंग आनंद मोहन बने रहेंगे। आपकी भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है, तो अब जब है आनंद नहीं, मोहन, एक बात मैं जी कहना जी भूल जी गया। जी जी ये सवाल जब अटल जी जैसे शख्सियत मायावती से मिल जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, ये सवाल नहीं उठता। जब कल को नरेंद्र मोदी जी, बड़ी बेबाकी से हम कहना चाहते हैं, आतंक की महबूबा के साथ कश्मीर में बैठ के सरकार बना लेते हैं, ये सवाल नहीं उठता। जब लालू जी और नीतीश जी साथ बैठ जाते हैं, सवाल नहीं उठता। जब फिर नीतीश जी मोदी जी से मिलते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, ये सवाल नहीं उठता। सिर्फ आनंद मोहन पर ये सवाल क्यों, ये मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आनंद मोहन किस रूप में होंगे? एनडीए के साथ, जदयू के साथ, या खुद अपनी पार्टी के साथ? नहीं, हमारी कोई अपनी पार्टी अभी नहीं है ना, कोई गठन करने की इच्छा? और लवली आनंद, कभी हमने अटल जी की सरकार को बचाने के लिए हम सामने आए थे, अपने वोट के साथ साथ 4 वोट मैनेज किए थे और 1 वोट से सरकार गिर गई थी ना। और कल हमारे लड़के ने एनडीए की सरकार को बचाने के लिए हर कुर्बानी दी, सारे लोग जानते हैं। इसलिए जिस सरकार को बचाए हैं उस सरकार के साथ हैं, उसके कार्यों के साथ हैं, लोगों की मानसिकता के साथ हैं। बिहार के लोग, हमने कहा कि उस अंधे दौर में लौटना नहीं चाहते, हम उस मिजाज के साथ हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे चेतन आनंद भी हैं, आप जेडीयू के साथ हैं, और लवली आनंद दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। आपका उत्तराधिकारी आप किसको देखते हैं? क्या सुरभि को आप लाएंगे, अपनी बिटिया रानी को? नहीं, अब ये सब सुरभि को लाएंगे, अंशुमन को लाएंगे। हाँ। अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, हम तो किसी को, हाँ। परिस्थिति जन्य सारी बातें हुई। जब हम जेल में थे जी, और चेतन आनंद निकले और अनुपस्थिति में, मेरी अनुपस्थिति में वो एमएलए बना। जब मैं बाहर आया तो लवली आनंद जीती ना। अनेकों चुनौतियों के बीच, साजिशों के बीच
लवली आनंद जीत के आई। जी। तो अब ये विरासत क्या राजतंत्र है क्या कि हम किसी को मुकुट पहना देंगे कि ये हमारी विरासत है? ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। विरासत सौंपी नहीं जाती है। विरासत अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपने संघर्ष का इतिहास कायम रखना पड़ता है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। हम लोग की जो विरासत है वो संघर्ष की विरासत है। परदादा, दादा, पिताजी, मैं और बेटा, हम लोग सब लड़ते झगड़ते यहाँ इस मुकाम को हासिल किए। फोकट में नहीं मिल पाया है, उसके लिए हड्डियां गलानी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है। आज भी 9 बजे पेंट कसते हैं, 9:30 बजे, और 2 बजे रात तक काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है। ये विरासत कोई राजतंत्र नहीं है, हम लोग कोई राज परिवार के नहीं है। हम लोग कॉमन लोग हैं, साधारण लोग हैं, विचारधारा से भी सोशलिस्ट हैं। इसलिए ये विरासत के हम विरोधी हैं कि विरासत किसी को दी जाए, सौंपी जाए। जिसमें दम होगा वो अपना विरासत छीनेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी पिछले दिनों पप्पू यादव से आपकी क्या ठन गई थी कि आपने कहा पप्पू यादव पूर्णिया आए तो हम बताते हैं। पप्पू यादव ने एक बयान दिया था बरियार को लेके, तो आपने कहा था कि पप्पू यादव जरा आए पूर्णिया। देखिए, वो कभी कभी कुछ बोल जाता है, लेकिन रिश्तों में कोई तलखी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पिछले दिनों एक बयान आया था संसद में, कुछ वो बोल गया था, है ना, कि कैसे कैसे जमींदारी लोगों ने हासिल की है, और स्वयं को कहा कि हम 9,000 बीघा के जमींदार हैं। तो हम कि ये तो किसको गाली दे रहा है? तो एक तरफ कहता है 9,000 बीघा जमीन के हम मालिक हैं, और दूसरी बात कहता है कि जो हमारे खानदान के लोग मालिक थे, जमींदार थे, और दूसरी बात तरफ कहता है कि जमींदारी कैसे लोगों ने हासिल की अंग्रेजों से। उस पर जो बात उसने की वो बोला भी नहीं जा सकता है। तो हमने याद दिलाया। अच्छा, ये और हमने ये कहा था, हमारे कार्यक्रम पूर्णिया में लगे हुए थे, जिसमें हम गए, वो कार्यक्रम हुआ, है ना, और उस कार्यक्रम का उसने स्वागत किया, बैनर लगा के स्वागत किया। अच्छा, मतलब कहा गया कि पप्पू यादव जो है आनंद मोहन से डर गए और नहीं, डर गए नहीं, ये सब कोई बढ़ा चढ़ा के अच्छा, ये बताइए कि आप जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं बिहार, और फिर से आप किसी गांव में पैदल यात्रा भी करने जा रहे हैं, और तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा फेरबदल बिहार में होता हुआ जो आपका अनुभव है? बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है, बहुत टफ फाइट होगा। सब कुछ के बावजूद दोनों तरफ आधारभूत कसमकस है। अच्छा, हाँ, अभी तक कहा जा रहा है कि एनडीए लाएगी 225 सीट, कई नेताओं अब वो हम क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं, या हम कमजोर हैं? जी, सच्चाई ये है कि फाइट है ना, पहले से कठिन फाइट है, और इसको जितना जल्दी बखूबी लोग समझ ले उतना भला होगा। अब ये अगल बगल सलाहकार चमचा लोग बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए, हम उन लोगों में से नहीं है, हम चारण भाट नहीं है। हम लोग जो सही है, अच्छा लगता है, जो सच है वही कहेंगे। फाइट है ना, लेकिन हर फाइट के बाद एनडीए ही आएगी, इतना भी लिख लीजिए। नेक टू नेक होगा, और कितनी सीटों की आपको? नहीं होगा, 18-20 का होगा। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि एनडीए को आ जाएंगी? उतनी सीटें आ जाएंगी जिसमें कंफर्टेबल तरीके से सरकार का ओथ होगा, शपथ होगा। तो क्या हम आनंद मोहन जी को इस बार चुनाव लड़ता हुआ देखेंगे? जी नहीं, लड़ाता हुआ देखेंगे। और वो क्या भूमिका होगी हमारे आनंद मोहन जी की? हम पहले भी किंग मेकर की भूमिका में थे, अभी भी हैं। हम लोग पीछे से हैं, और बिहार सही दिशा में जा रहा है, इसमें कतई दो राय नहीं कि एक बीमारू प्रदेश की कमान नीतीश कुमार जी ने संभाली थी, और उसको कहाँ से कहाँ आज विकास की जो स्थिति है, रात दिन वो कड़ी मेहनत से बिहार को
बचा के निकाले हैं और अभी अगले 5 साल तक नीतीश कुमार की जरूरत है। बहुत सही जगह पे आप पहुंचे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा, अब पिछले कुछ दिनों से एक कुछ फुटेज आती है, उसके बाद कहा जाता है कि ये बीमार हो गए हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी भले ही लगातार कह रही है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के फेस पे लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी विपक्षी पार्टियां और कुछ अंदर के जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अंडर में लड़ा तो जाएगा, लेकिन विद इन अ मंथ और 2 उनको हटा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार सचमुच बीमार हैं? कोई इस भ्रम को नहीं पाले कि नीतीश कुमार को आसानी से कोई हटा देगा। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी कोई शिंदे नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं पाले। नीतीश कुमार जी के पीछे एक मजबूत वोट बैंक है, नेताओं की एक श्रृंखला है, संगठन का एक सिलसिला है और वो नीतीश कुमार के जो ताकत है वही है, असली शक्ति नीतीश कुमार जी की वही है। आम लोग, अति पिछड़े लोग, उसमें कितनों लोग सेंधमारी की कोशिश करे, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी संघर्ष से पैदा हुए हैं, जमीन के नेता हैं, अनुभवी हैं, एक विजन है बिहार को यहाँ तक लाने का, उतना अभी किसी के पास नहीं है। इसलिए ऐसी कोई गलती भूल से भी नहीं करे, जो करना चाहेंगे वो मुंह के बल गिरेंगे। मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनकी बीमारी के जो चर्चे आते रहते हैं कि बीमार आते रहते हैं जी। जब अपोजिशन में बीजेपी था तो चर्चा कर रहे थे उनके सेहत को लेकर। आज बीजेपी लीडरों से पूछिए कि वो बीमार हैं या सेहतमंद है। जब भतीजा तेजस्वी जी सरकार के में डिप्टी सीएम थे जी, तब वो कसीदे कर रहे थे, नीतीश कुमार जी को चाणक्य कह रहे थे, विश्वकर्मा कह रहे थे बिहार के। आज उनकी सेहत को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सचमुच का नीतीश कुमार स्वयं को बीमार समझेंगे तो उस दिन स्वयं छोड़ देंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं और कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार को छेड़ कर हटाने की साजिश कोई रचे। नीतीश कुमार स्वयं जिस दिन समझेंगे कि अब इस प्रदेश की कमान हमको नहीं लेके चलना है, हम उसके योग्य नहीं हैं, हम बीमार हो गए हैं, थक गए हैं, तय मानिए, निश्चिंत रहिए। मैं सबों को कहना चाहूँगा, इसकी चिंता से मुक्त हो लें, नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़ देंगे। लेकिन कोई चाहेगा साजिश रच के, कहीं चाहे प्रतिपक्ष हो कि सत्ता पक्ष हो, साजिशें करके किसी को अपदस्थ करना, तो नीतीश कुमार जी शिंदे नहीं है, माफ कीजिएगा। अच्छा चलिए, चलते चलते बहुत लंबी हम लोगों की बातचीत हो गई है, चलते चलते 2 सवाल पूछेंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का जो आगमन हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत जी के प्रति शुभकामनाएं, मेहनत करें। अभी तो बस्ता लेके घूम रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि तो केजरीवाल की कौन घूमते हैं? बस्ता लेके तो नर्सरी के स्टूडेंट घूमते हैं ना जी, मिडिल और मैट्रिक के लोग भी नहीं घूमते। तभी वो मेहनत करें। अब आप 2.5 साल 3 साल में करके और चाहिएगा, वो ये दिल्ली नहीं है जहाँ का ना कोई अपना मौसम है, ना अपना कोई कल्चर है, ना कोई अपना कोई भी, ना अपनी भाषा है, ना अपनी भूषा है। ये दिल्ली नहीं है जो वहाँ राजस्थान रेगिस्तान से अंदर उठे तो दिल्ली में धूल की आंधी और शिमला में बर्फ गिरे तो यहाँ आप रजाई के अंदर घुस जाइए, हीटर के अंदर हीटर जला के। तो ये अपना कुछ नहीं है दिल्ली को। और दिल्ली बहुत छोटा है, दिल के बराबर, एकदम बिल्कुल छोटा। बिहार विशाल है। बिहार की परंपराएं,
बिहार की विभिन्नताएं, बिहार की जिजिप्सा संघर्ष करने की, वहाँ कोई नाटक चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर चीज़ से निकल के जमीन से जुड़ें, मेहनत करें, आगे हमारी शुभकामना है। अच्छा, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। इस बार कुछ नहीं होने वाला। अब वो देख जो लीजिएगा। MY में वो कह रहे हैं मैं 40 सीट दूंगा, जिस तरह से वो मतलब एक खास वर्ग को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे MY समीकरण बना रहे हैं। वो आपने सुना कल परसों का उनका भाषण? अच्छा ठीक है, तो MY समीकरण बना रहे हैं तो किसका नुकसान करेंगे? NDA का। MY 40 सीट लड़ा देंगे यादव, 50 सीट लड़ा देंगे मुसलमान, तो हमारे लिए तो और आसान हो जाएगा। इसलिए तो उनको शुभकामना भेज रहे हैं अग्रिम। और इस चुनाव में वो अनुभव बटोरें, संघर्ष का मादा इकट्ठा करें, तब भविष्य उनका है। और अब चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं बिहार जाने की, और उनको अब मतलब यहाँ राजनीति कर ली उन्होंने केंद्र की, अब वो जाना चाह रहे हैं बिहार। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सब पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए हैं, जाए जल्दी जल्दी। कहाँ कोई मना किया है? नहीं, वो तो अभी कहाँ से हैं? अभी विलायत से हैं? अभी आप बताइए। नहीं, कि बिहारी महाराष्ट्र से हैं फर्स्ट, वो? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के। अरे छोड़ दीजिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम ये कह रहे हैं कि अभी कहाँ से हैं? बिहार से ही है अभी भी बिहार से हैं, जी। MP हैं, मंत्री हैं। जी। तो बिहार अगर पुकार रहा है तो जाना चाहिए। कोई रोकने वाला है? रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा लोग? प्रशांत जी को कोई रोक रहा है? राहुल गांधी गए हैं, कोई रोक रहा है? बिहार तो सबका स्वागत करता है। जॉर्ज का स्वागत किया, मधुलिमय का स्वागत किया, सारे लोग बाहर से गए। रविंद्र वर्मा थे, एक रांची की तरफ से होते थे, जीतते थे, वो भी बाहर के थे। गुलजार साहब, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आईके गुजराल, वो भी गए, राज्यसभा से जीत के आए। बिहार सबका स्वागत करता है, बाहरी का करता है तो आप कहाँ से हैं? युवा हो रहा है बिहार, मतलब ठीक है, हमारी एक परंपरा रही है, मैथिल परंपरा, हमने गणतंत्र दिया पूरे देश को। अब बिहार को कुछ नया चाहिए, क्योंकि आपने खुद कहा अभी पीछे की बीमारू राज्य को नीतीश कुमार ने एक बड़ा विकसित राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपको अब मतलब एक युवा चेहरे भी अब सामने आ रहे हैं, जिसमें आपके सुपुत्र भी हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो विकास का चेहरा बन के उभरेगा? बुजुर्ग, हाँ, चिराग, तेजस्वी, अच्छे युवा से रिप्लेस हो तो खुशी की बात है। और वो अच्छे युवा आप किसको मानते हैं? जो भी हो, जो भी बाजी, जिंदगी का रेस बैसाखी के दम पर नहीं जीता जाता। बाप के भरोसे विरासत संभाली नहीं जाती। अब जिन लोगों का जिक्र किए हैं, चाहे वो हमारे बेटे का भी हो, तो वो बैसाखी के दम पर नहीं, अपनी कुवत, अपनी हैसियत, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। किसी अच्छे बुजुर्ग को रिप्लेस करे कोई अच्छा युवा नेता। युवा तो बहुत आदमी हैं, बहुत लोग हैं युवा, तो कैसा युवा? एक विजन वाला युवा, ईमानदार युवा। अब जो पार्टी का टिकट बेच लेता हो, वो बिहार को बेचने में क्या मिनट लगाएगा? ये आरोप लोगों पर लग रहा है कि नहीं? अब जाइए बिहार, पता कीजिए। ये नीतीश कुमार पर लगता है, ये कांग्रेस पर भी नहीं लगता है। कांग्रेस के स्टेट में बैठे लोग भले कुछ ब्रोकरी कर लें, दलाली खा लें, लेकिन उसके लीडरशिप पर ये नहीं लगता है। नीतीश कुमार पर कभी नहीं लगा। नीतीश कुमार बेदाग हैं। राजनीति में इतना दामन, साफ दामन का कोई व्यक्ति आज नहीं है। अब थोड़ा सा जेल की तरफ चलते हैं। आपके जेल के जो आपके दिन थे,
उसने आपको अंदर आत्ममंथन करने का मौका दिया, कुछ आपकी ज़िंदगी को बदला, आपने कुछ बदलाव महसूस किया, आपने किताब भी लिखी उस दौरान में। अपने आप में आपने क्या बदलाव महसूस किया? देखिए, जीवन ही हुँ, परिवर्तन का नाम है। हुँ, यहाँ क्षण क्षण परिवर्तन हुँ, लाजमी है, हुँ, जरूरी है। ऐसे में जो आप जिस बाहुबली का जिक्र किए, मैं भूल गया कहने, जी, जी। आज की पीढ़ी में आज के जो लीडर हैं, हुँ, हुँ, कल की बात मैं नहीं करता, गांधी कई किताबें, गोखले कई किताबें, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य से लेके और कई किताबें। नेहरू का दूसरा पक्ष इतना उज्जवल है, इतने बड़े साहित्यकार थे वो न, जिसकी तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। जयप्रकाश नारायण राइटर थे, लोहिया राइटर भी थे और फाइटर भी थे, जेपी भी राइटर थे, फाइटर थे, है ना। तो ये जो पहले की पीढ़ी थी वो साहित्य से जुड़ा हुआ था, सभी पत्रिकाएं सबों की निकलती थी। चंद्रशेखर जी तक ये परंपरा चली। आज की जो पीढ़ी है, हम लोगों की पीढ़ी, उसमें हरवंश जी को छोड़ दीजिए, वो पत्रकार से आए हैं। बाकी किसकी पुस्तक संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है? यही आनंद मोहन की पुस्तक मिल जाएगी, कैद में आज़ाद कलम वहाँ सुरक्षित है, लोग पढ़ते हैं। आनंद मोहन जेल में एक कहानी लिखता है, किसी राजे रजवाड़े और ताजमहल और शहंशाह की कहानी नहीं है, नवाब की कहानी नहीं है। वो समाज के अंतिम पादान पर खड़े व्यक्ति की कहानी है, जिसका नाम दशरथ माझी था। उसके बाद पर्वत पुरुष दशरथ माझी हमने लिखा। पहले वो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ, जी, बाद के दिनों में फिल्म बनी। उस पर फिल्म बनी। मैं नाम अपने रहा दर्शकों को बताना चाहूँगी। माउंटेन मैन माझी। मेरी दूसरी, तीसरी, चौथी कई पुस्तकें हैं। गांधी, कैक्टस के फूल, उसके बाद स्वाधीन अभिव्यक्ति। जेल में रहते मुल्क के बड़े बड़े सभी बड़ी पत्रिकाओं में आनंद मोहन के आलेख, आनंद मोहन की कहानियां छपती रही। तो जब जेल गए तो निर्गुण में सगुन तलाशा और मुड़े साहित्य के तरफ, रचना को अपना धर्म बनाया, लाइब्रेरी में अपना काम तलाशा। हर कैदी को कोई ना कोई काम करना होता है, हमने लाइब्रेरी का प्रभार लिया, लाइब्रेरी को समृद्ध किया, लाइब्रेरी को सजाया, संवारा, अनशन पर गए, लाखों रुपए का आवंटन आया। अपनी तरफ से भी अपने साथियों को जो भी मिलने आता था 10-20 किताबों का सूची दे करके कहते थे जाओ खरीद के ले आना, चाहे अगली बार मिलोगे तो लेते आना। इस तरह से लाइब्रेरी वहाँ की समृद्ध हुई। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की योजना है, वो बिहार में कहीं लागू हुआ कोई कि नहीं, मैं अंदर था नहीं जानता, लेकिन सहरसा जेल में वो लागू हुआ। मैं 4 महीने के लिए पूर्णिया गया, वहाँ वो लागू हुआ। कई पोखरे, तालाब, पार्क, सबका निर्माण हुआ। पूरे जेल को बदल डाले हम लोग, पूर्णिया को, सहरसा को। और सहरसा जेल देश के सर्वोत्तम जेलों में से एक है। अनुशासन के वाले मामले में, पठन पाठन के मामले में, स्वाध्याय के मामले में, योग के मामले में, खेल कूद के मामले में, वाद विवाद के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में, लिखने पढ़ने के मामले में, ये सब एक माहौल बना, तभी तो हम कुछ लिख पाए। मैं अपने सद्भाव के मामले में, भाईचारा के मामले में, ये मैं नहीं कहा था, हमारे सुपरिंटेंडेंट ने लिखा मेरे बारे में।
कि आनंद मोहन ने यहाँ का अनुशासन बनाने में, कायम रखने में, आनंद मोहन ने यहाँ के सौंदर्यीकरण में, आनंद मोहन ने खेल कूद के मामले में, ये जितनी बातें हम बोले ये एक अधीक्षक ने लिखा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहती हूँ कि वो आनंद मोहन की ही किताब पे वो फिल्म बनी है तमांजी मैन, जिसको प्रकाश झा ने बनाया और केतन मेहता जी ने बनाया। और उसका जो आध्यात्मिक पक्ष था उसको छांट दिया गया, जैसे हमने उसको लव स्टोरी के रूप में पेश किया गया। लेकिन जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी, अंतिम दिनों में क्यों उनको कबीर सुहाने लगे, दशरथ माझी को बुद्ध आकर्षित करने लगे, बोधि वृक्ष के पास वो जाने लगे, बोध गया जाने लगे, ये जो पार्ट था आध्यात्मिक पार्ट, वो उसमें से हटा दिया गया। अच्छा, 2 सवाल और रह जाते हैं। एक, जब आप जेल में थे तो आपके बच्चे युवा हो रहे थे, आप क्या मोमेंट मिस करते हैं? आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया? देखिए, सिर्फ जेल ने तो नुकसान तो किया, अब कहाँ राजनीति की जो छलांग थी वो कहाँ से कहाँ मुड़ गई। हाँ, एक समय में आपको सीएम के रूप में देखा जाने लगा बच्चों को अब ये आप ही लोग समीक्षा कीजिएगा, आप ही लोग उछाले थे, मैं तो सीएम का दावेदार कभी था ही जी, नहीं। जी। लेकिन लोग अब कयास लगाने लगे थे। चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी का रहा, नई नवेली पार्टी का। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपने कहा, बड़ी भावात्मक बात है कि बच्चों को हमने जो बचपन में हॉस्टल में छोड़ के गए थे, शादी के समय निकले, ये गैप रहा। तो नुकसान तो बस 2 ही का हुआ, या तो जी कृष्णैया के परिवार का, सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ा, या तो उमा कृष्णैया को या लवली आनंद को। बीच में जो करने वाले थे लोग, जो कुछ साजिश खरियंत या इसको अंजाम देने वाले लोग थे, वो तो मस्ती में रहे। वो तो जाने पहचाने भी नहीं गए, डिटेक्ट भी नहीं किए गए। जबकि लवली आनंद ने कहा कि सीबीआई की जांच करवाओ। सदन में एमपी थी वो, हम एमएलए थे, हमने हाउस में उठाया, सीबीआई से जांच करवाओ। और एक साधारण दरोगा एक डीएम की हत्या की जांच कर रहा है। ये तो सब बताता है कि उद्देश्य क्या था। लोग नंगे हो जाते अगर सीबीआई की जांच होती, तो सच सामने आ जाता। और सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन पूरी न्याय व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह है। वहां 2 डीएम मारे गए, एक व्यासी मारे गए, उसको जो मारने वाले थे और जो ऑर्डर गिवर थे, दोनों को फांसी की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पागल या विक्षिप्त व्यक्ति ही किसी के कहे पर हत्या जैसे अपराध को अंजाम देगा। इसलिए जो ऑर्डर गिवर थे बाइज्जत बरी हो गए, और जो मारने वाले थे उनको फांसी की सजा हो गई। दोनों को फांसी हुई थी। हमारे मामले में 3,500 की क्रुद्ध भीड़, सब नामजद नहीं थे, छोड़े गए। 34 लोग, 7 लोगों को सजा हुई, 27 लोग तो उसी दिन छोड़ दिए गए। तो 7 लोगों को सजा हुई, 35 में से 27 छोड़ दिए गए। और उसके बाद जिनको सजा हुई वो सभी छूट गए। एक ही अपराध में मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर 3 आदमी हम थे, 4, मैं, अखलाक अहमद, अरुण कुमार और लवली आनंद। वो ऑर्डर गिवर भी छूट गए सभी। मोटी गर्दन सबसे ज़्यादा आनंद मोहन की थी। आनंद मोहन को फांसी तक पहुंचा दिया गया और हम 16 साल की सज़ा काट के आए। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी न्याय व्यवस्था पर मेरा सवाल है कि एक व्यक्ति कैसे एक डीएम की हत्या कर देगा? एक व्यक्ति पर को सजा मिली। दूसरी बात, पूरी न्याय व्यवस्था से मैं पूछना चाहूँगा कि ये प्रतिकारात्मक जो कार्रवाई हुई, हिंसात्मक कार्रवाई, वो तब हुई जब 6 लोग उसके एक
शाम पहले, एक दिन पहले शाम को पुलिस वर्दी में मार दिए गए। डीएम और एसपी पर तत्कालीन पर यह आरोप लगा। वो जो 6 लोग मारे गए, डीएम की हत्या पर तो आनंद मोहन को फांसी तक पहुंचाया गया, 7 लोगों को सजा भी सुनाया गया, सब बरी भी हुए और मुझको सजा काटनी पड़ी। लेकिन वो 6 लोग जो मारे गए, वो फाइल कहाँ है, वो केस कहाँ गुम है? क्या न्याय यही कहता है कि 6 निरपराध मारे गए पुलिस वर्दी में तो वो फाइल गायब हो जाए, वो मुकदमा चले ही नहीं, एक भी गवाही पेश नहीं हो, और एक डीएम मारे जाए तो पूरे 30 साल तक हंगामा हो? क्या हुआ? उस फाइल का क्या हुआ? कौन चूहा खा गया? तो ये 6 लोग मारे गए। तो आप जब जेल से निकले तो उमा कृष्णैया के पास मिलने जाने की इच्छा या लवली जी के साथ मिलके जाने की इच्छा कभी ऐसी हुई कि मिल के आए? कोई बात एक तरफा तो नहीं होती ना, और सबकी इच्छा थी कि ये बेकार में 2 पक्ष को जो सबसे प्रताड़ित हुआ, पीड़ित हुआ, सजा काटा, माने सजा का मतलब सिर्फ जेल नहीं होता, तो ऐसे परिवारों को मिलके गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए ना। लेकिन ये एक तरफा तो होगा नहीं। शुरू में लगा कि ये संभव भी है, लेकिन इतना न इसका को राजनीतिकरण किया गया, इतना न हंगामा किया गया कि जब सुरभि और चेतन का एक बयान आया कि मैं मिलने जाऊंगा, हम लोग जाएंगे मिलने, तो उधर से जैसी जानकारी मिली कि उधर से उनकी लड़की का आया कि अगर वहाँ से लोग आए हमसे मिलने तो मैं पुलिस बुला लूँगी, तो फिर उस पर पटाक्षेप हो गया। ऐसे में और विवाद को हवा कौन दे? तो कभी अफसोस होता है, कुछ चीज़ों का अफसोस है? क्या चीज़ का? यही कि ये क्या हो गया, ये 16 साल ऐसे बीत गए, मैं क्यों था उस भीड़ में? नहीं, आपको फंसा दिया किसी अभी राजनीतिक भी हम पार्टी कह रहे हैं में, कि आप हमारे उभरते लोग हुए मारे नेता जाएंगे। थे। सुनिए जी, अभी भी हम कह रहे हैं गलत तरीके से हमारे 6 समर्थक मारे गए थे। अगर मेरे लोग मारे जाएंगे तो आनंद मोहन फिर जाएगा, परिणाम चाहे जो हो। ये न्याय का तकाजा है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि समर्थक अगर पुलिस की वर्दी में मारे जाएंगे तो लीडर का कर्तव्य बनता है उस दुखिया परिवार का, यही मेरा गुनाह है ना, पीड़ित परिवार से मिलना। और मेरी लोकप्रियता, सबसे बड़ा कारण मेरी लोकप्रियता थी, इसको रोको, और मुझको रोका गया। और रोकने के लिए साजिशें हुई। तो वो कौन सी पार्टी, आप किस पे ये कहना चाहेंगे? वो अब ये सब आप लोग खोजिए, सब सर्वविदित है का है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ आनंद मोहन जी, जिन्होंने अपनी बात को, अपने पूरे स्ट्रगल को बड़ी बेबाकी से सामने रखा और ये भी बोला कि आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर को उन्होंने आगामी शुभकामनाएं दी हैं और एनडीए के लिए भी बहुत सारी बातें बोली हैं। इसके लिए आपको देखते रहना होगा India.com।